हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एम इंस्टीट्यूट। और आज हम आपके साथ बात करेंगे कि हमारा जो सीए फाउंडेशन में लॉ का जो सिलेबस है वो क्या है ना। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था या पिछली वीडियो में देखा था हमने कि अकाउंट्स का क्या सिलेबस रहेगा। आज हम देखेंगे कि लॉ का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो बच्चों फाउंडेशन लेवल पे जो लॉ है, लॉ को दो हिस्सों में बना दिया गया है, जिसमें से पहला हिस्सा जो है वो बिजनेस लॉ का है। पहला हिस्सा जो है वो बिजनेस लॉ है, ठीक है। और जो दूसरा हिस्सा है वो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग एंड रिपोर्टिंग करके है। बिजनेस लॉ एक हिस्सा हो गया और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग एक दूसरा हिस्सा हो गया, ठीक है। ये जो बिजनेस लॉ का हिस्सा हमारा रहेगा, ये रहेगा हमारा 60 मार्क्स का, ठीक है। ये जो बिजनेस लॉ वाला हिस्सा रहेगा हमारा, ये है 60 मार्क्स का। और जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग वाला हिस्सा हो गया वो फिर कितने का हो गया हिस्सा बच्चों? वो हो गया 40 मार्क्स का, ठीक है। जो लॉ का पेपर होगा हमारा वो सब्जेक्टिव होने वाला है। सब्जेक्टिव से मतलब आपको पूरा जैसे स्कूल में लिखते थे, लिख के आंसर्स देते थे, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, सब में लिख के देते थे, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पे भी लिख के देना होगा अपना आंसर, ठीक है। तो 60 मार्क्स का ये और 40 मार्क्स का ये। अब बच्चों ऐसा है कि लॉ वाला पोर्शन तुम लोगों ने स्कूल में बिल्कुल नहीं देखा होता, कहीं कुछ पता नहीं होता है। ये जो 40 मार्क्स वाला पोर्शन है, ये कुछ टीचर्स सिंप्लिसिटी के लिए इंग्लिश बोल देते हैं, काइंड ऑफ हैवी इंग्लिश। कुछ टीचर मना करेंगे कि इंग्लिश नहीं है, बट है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कह सकते कि आपकी इंग्लिश पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, बस उसको थोड़ा फैंसी वर्ड दे दिया है, कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। बट इसमें आपकी ग्रामर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आपके राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। याद करो, तुम्हारे पास स्कूल में इंग्लिश में 3 सेक्शंस हुआ करते थे, पैसेज रीडिंग, दूसरा ग्रामर, तीसरा पैसेज रीडिंग सेक्शन बी हुआ करता था राइटिंग, सेक्शन सी होता था ग्रामर, और सेक्शन डी होता था हमारा लिटरेचर। ये 4 सेक्शंस में हमने स्कूल में किया था। ऐसे समझ लो यहाँ पे 3 सेक्शंस आ जाएंगे, ए, बी और सी। लिटरेचर वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में मिल जाएगा और कुछ नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि तुमने बिकॉज इंग्लिश पढ़ रखी है तो तुम यहाँ पे इंग्लिश को हल्के में लेके चलोगे या ये वाला 40 मार्क्स के पोर्शन को समझोगे हम तो यूँ कर लेंगे कवर, आसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आओ देखेंगे हम अभी पूरा कैसे आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखो बिजनेस लॉ में हमारे पास क्या क्या कवर होता है, आओ एक बार देखें पहले। सेक्शन ए देखो बेटा क्या कह रहा है, बिजनेस लॉ 60 मार्क्स, ठीक। 3 घंटे का पेपर होगा, स्कूल में भी 3 घंटे का पेपर होता था, 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा देखो इसके अंदर क्या क्या आ रहा है, कंटेंट्स में देखो क्या आ रहा है। पहला है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेक्स्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट। देखो ये जितने भी एक्ट्स हैं ये सारे हमने कवर करने हैं। इंडिया में कोई भी अगर एक्ट बनता है तो वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स के विद इन चलता है, ठीक है। हमने कोई भी जो एक्ट बनाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दी गई पावर्स हैं उसके अंदर में बनाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से ही एक तरीके से समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशन को हमने खोल दिया और ऐसे पढ़ना शुरू किया अपने पास, ठीक है। तो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देखो हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्ट है। 1930 का देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट दिख रहा है, 1932 का पार्टनरशिप एक्ट दिख रहा है। मतलब ये सारे जो एक्ट्स हैं ये हमारे पास ब्रिटिश टाइम के हैं, हमने इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज किया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अब पढ़ते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसे समझ लो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तुम्हारे फाइनल लेवल तक
तुम्हारे फाइनल लेवल तक कहीं ना कहीं आता रहेगा। फाइनल लेवल में जब पहुंचोगे तो सिलेबस में नहीं आएगा, बट इसकी जो चीज़ें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, वो वहाँ कहीं ना कहीं अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है तो बड़ा भी होगा, तो हाँ ये चैप्टर बड़ा भी है, बट इतना बड़ा है कि उसको इंस्टीट्यूट ने 2 लेवल्स में बांट दिया। एक फाउंडेशन लेवल में हिस्सा है और कुछ हिस्सा सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट लेवल में भी आ जाएगा। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। किसी भी स्टेज पे ये मत सोचना कि इसको छोड़ के जाएंगे एग्ज़ाम में, नहीं, ये छोड़ के नहीं जाना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट। ये दोनों एक्ट जो है ना, ये एक टाइम पे बच्चों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, बट 1930 और 1932 में इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाल के अलग अलग एक्ट बना दिया। ठीक है, क्योंकि लगा कि यार जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा होता जा रहा है, तो क्या करो सबका अलग अलग एक्ट बना दो। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जब भी आप गुड्स बेचते हो तो उन गुड्स को बेचने के लिए क्या क्या आपको लॉ लीगल कंप्लाइंसेस फॉलो करनी है, वो सब यहाँ आएंगी। पार्टनरशिप एक्ट, बच्चे तुम लोग 12th में कॉमर्स में पढ़ के आए हो पार्टनरशिप अकाउंट्स, तो वहाँ पे पार्टनरशिप की जितनी भी चीज़ें तुमने पढ़ी हैं वो सब कहाँ से निकली हैं, पार्टनरशिप एक्ट से निकली हैं। तुमने वहाँ पे भी ज़रूर पार्टनरशिप एक्ट वर्ड सुना होगा। ठीक, नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। बेटा ये भी बहुत छोटा सा एक्ट है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट इस काइंड ऑफ सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट कुछ कुछ चेंजेस ज़रूर हैं, तो तुम लोगों को इसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, और एक छोटा सा चैप्टर है। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनीज़ एक्ट। ये कंपनीज़ एक्ट बेटा देख लो, अभी तो होगा बहुत छोटा, ज़्यादा कुछ है नहीं, बट जैसे ही तुम सेकेंड लेवल पे पहुँचोगे या थर्ड लेवल फाइनल लेवल पे पहुँचोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी तुम्हें कंपनीज़ एक्ट के बारे में सिर्फ ब्रीफ बताया जाता है। कंपनीज़ एक्ट तुमने 12th में शेयर कैपिटल डिबेंचर्स वाली तरफ देखा था, वहाँ पे भी देखा था, और उसका एक चैप्टर भी था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करके, है ना, जहाँ पे नया फॉर्मेट सिखाया जाता है तुम्हें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का, वहाँ देखा हुआ होता है। बट कंपनीज़ एक्ट के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें, कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, कॉरपोरेट व्हील क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुम्हें यहाँ पे ब्रीफ में दिखाई जाएंगी। बट ऐसे समझ लो ये तुम्हारा फाउंडेशन बिल्ड हो रहा है, सेकेंड लेवल पे तुम्हारा जब आएंगे तो तुम्हारा घर बिल्ड होगा, और थर्ड लेवल पे पूरी बिल्डिंग फुल्ली फर्निश कर देंगे कंपनीज़ एक्ट में। तो क्या है, कंपनीज़ एक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अभी तुम्हें ये इंट्रोडक्शन स्टेज पे दिया जाता है, तो उसका वेटेज स्लाइटली कम होता है एज़ कम्पेयर टू दीज 3 एक्ट्स। तो बच्चे हमारे पास सबसे बड़े एक्ट जो हैं वो ये 3 हैं, चौथा तो चलो पार्टनरशिप एक्ट तो इतना कोई वो नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इतना कुछ नहीं है, बट बेटा जो तुम्हारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तक जो है ये तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा इंस्टीट्यूट देखो एक बात और लिखता है नीचे, इंस्टीट्यूट कहता है कि देखो अगर न्यू लेजिस्लेशंस आर इनैक्टेड इन प्लेस of the existing legislations, the syllabus would include the corresponding provisions of such new legislations with effect from dates notified by the institute। क्या होता है, ये जो एक्ट्स हैं जितने भी हमने ऊपर देखे हैं, इन सारे एक्ट्स में अमेंडमेंट्स आती हैं। अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस आ सकते हैं, तो अगर चेंजेस आते हैं, लीगल कंप्लाइंसेस में बदलाव आता है, तो हमें भी रिवाइज्ड सिलेबस ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो सर क्या सभी में रिवीजन आता है? नहीं, मेजरली कंपनीज एक्ट में रिवीजन आता है, कंपनीज एक्ट में ही अमेंडमेंट्स आती हैं, चेंजेस आते हैं। इनके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं आते क्योंकि ये इतने पुराने हैं कि अब इनमें अमेंडमेंट या चेंजेस की इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कि अब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। बट कंपनीज एक्ट देखो 2013 का है, तो थोड़ा सा नया है, इसलिए इसको थोड़ा चेंजेस किया जाता है ताकि ये लेटेस्ट जो कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ में जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके आराम से। ठीक है, तो अगर कोई भी अमेंडमेंट आती है तो वो अमेंडमेंट हमने अपने पास पढ़ के जानी है, इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा, याद रखना ध्यान से, डेट्स जो होंगी वो इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा।
कई बार ऐसा हो जाता है कि अमेंडमेंट लॉ में वैसे तो हो गई बट इंस्टीट्यूट ने नहीं डाली, तो अगर इंस्टीट्यूट ने नहीं डाली तो तुम्हारे सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं होगी। ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारी अमेंडमेंट आ गई, लॉ में तो वैसे तो पार्लियामेंट ने तो अमेंड कर दिया, बट इतना लेट हो चुका अमेंडमेंट, इतना देर से आया कि अब एग्ज़ाम पास आने वाले बच्चों के, तो इंस्टीट्यूट क्या कहता है, अभी अमेंडमेंट हम नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट अटैम्प्ट से पढ़ाएंगे या उसके नेक्स्ट अटैम्प्ट से, जब से हमें ठीक लगता है हम डेट बताएंगे। तो जब डेट बताएंगे तभी से पढ़ना होता है अमेंडमेंट्स, अदरवाइज़ पुराना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे लॉ की। अब देखो नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है हमारा वो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जो कि 40 मार्क्स का है। आओ देखें इसमें क्या क्या आता है। देखो फर्स्ट टाइप पार्ट 1, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड आगे भी है। तो क्या क्या है, पार्ट 1 में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स, हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, डायरेक्शंस, टाइप, नेटवर्क, प्रोसेस, प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हम कम्युनिकेशन में कवर करेंगे कि हम कैसे कम्युनिकेट करें अपने प्रॉब्लम्स, अपने बैरियर्स, अपने नेटवर्क को कैसे कम्युनिकेट करें, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे डेवलप करें। अच्छा, फिर क्या है, देखो पार्ट 2 में सेंटेंस टाइप्स एंड वर्ड पावर, हमें सेंटेंस बनाने सीखने हैं। जैसे क्या है, मैंने बहुत बच्चों को देखा है सीए में आ जाते हैं बट उनको थोड़ा इंग्लिश में बोलने में, सेंटेंसेस फ्रेम करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखेंगे कि सेंटेंसेस किस किस तरीके के हैं, एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, है ना। तो ये सारे सेंटेंसेस को हम कैसे फॉर्म करेंगे। जिन जिन बच्चों को भी लगता है हमें इंग्लिश क्लासेस की ज़रूरत है, हमने इंग्लिश स्पीकिंग की ज़रूरत है, कहाँ जा रहे हो कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने, यहीं पे पढ़ोगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो और यहीं पे पढ़ाई करो, क्यों एक्स्ट्रा फीस देनी, है ना। तो हमारे सिलेबस में सेंटेंस फ्रेमिंग भी इंक्लूड है। अच्छा, आगे क्या आता है, देखो ये सेंटेंस फ्रेमिंग की चल रही है बातें, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस पे कितना फोकस किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि अगर सेंटेंस नहीं कर सकते, बना कंप्लीट कर सकते, सेंटेंस नहीं समझ सकते, लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बाकी की आगे की सीए की जर्नी को कवर करने में। एग्ज़ाम में अगर तुम्हें सवाल रीड करना नहीं आया, समझ नहीं आया सेंटेंस क्या कह रहा है, तो मुश्किल हो जाएगी ना। इसलिए सेंटेंसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। ये देखो बेटा, सारे के सारी चीज़ें सेंटेंसेस के ऊपर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, ये सब चीज़ें सेंटेंस को ही कवर करेंगी, ठीक। अच्छा, थर्ड देखो क्या है, वोकैबुलरी। तुम्हारे जो वर्ड्स हैं जो तुम बोलते हो वो कितने अच्छे वर्ड्स हैं, मतलब तुम सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हो या प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ करते हो, तुम्हारी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, इंस्टीट्यूट यहाँ पे वो चेक करेगा, ठीक है। चेक क्या, तुम्हें सिखाएगा अगर नहीं आता है तो। जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है वो अच्छे हैं, जो उनके लिए रिवीजन है, जिनकी नहीं है उनके लिए एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये लर्निंग का एक वो है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रूट वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, वर्ब्स, आइडियम्स और कुछ एक्सरसाइज भी जो हमारे पास कवर हो जाती हैं, ठीक। पार्ट 3 देखो बच्चों क्या है, पार्ट 3 पैसेजेस एंड नोट मेकिंग। आ गया ना हमारा जो सेक्शन बी हुआ करता था किसी टाइम पे स्कूल में, हम नोट मेकिंग या पैसेजेस लिखने होते थे, है ना। तो पैसेजेस क्या हैं, नोट मेकिंग क्या है, ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं सर, हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं। देखो अब जब तुम सीए कर रहे हो तो तुम्हें आगे चल के लेटर्स लिखने होंगे, तुम्हें आगे चल के बोर्ड मीटिंग के मिनट्स बनाने होंगे, तुम्हें आगे चल के एजीएम का शायद नोटिस बनाना पड़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें प्रोफेशनली यूज़ करना है, अपना एंगेजमेंट लेटर बनाना हो सकता है, अपना रेज्यूमे बनाना हो सकता है, तो तुम्हें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल लगने चाहिए। इंस्टीट्यूट चाहता है कि जब सीए का बच्चा बाहर निकले तो लोगों को लगे कि हाँ ही इज़ अ सीए, ठीक है। आज की डेट में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गई एज अ कम्युनिकेशन टूल। तो हमें क्या करना है, पैसेजेस लिखने आने चाहिए। कैसे कैसे पैसेजेस बनेंगे, नोट मेकिंग, हम नोट्स कैसे बनाएंगे, पढ़ाई वाले नोट्स नहीं, हमें नोट मेकिंग हमारे प्रोफेशनल करियर में ज़रूरत पड़ेगी, वो नोट मेकिंग हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें देखो, फॉर्मेट भी है यहाँ पे, ठीक। अच्छा, और क्या है, नोट मेकिंग के अंदर देखो बड़ी सारी चीज़ें, सब हेडिंग, इंडेंटेशन, पॉइंट्स, एब्रीविएशंस वगैरह वगैरह, ठीक।
आगे देखो इंस्टीट्यूट आ गया अब तुम्हारी राइटिंग स्किल्स के ऊपर। वो कह रहा है मुझे डेवलप करनी है मेरे बच्चों में राइटिंग स्किल्स, तो बेसिक राइटिंग वो यहाँ बता देंगे। फिर प्रीसिज राइटिंग, प्रीसिज राइटिंग क्या होता है, जहाँ पे तुम छोटे ज़्यादा ना लिख के पूरी बात एक्सप्लेन कर दो, ज़्यादा बहुत बड़ा पैसेज वैसेज ना बना के पूरा पैराग्राफ्स वगैरह ना यूज़ करके छोटे में बहुत सारी बातें बता दो। ये प्रीसिज राइटिंग में तुम यहाँ पे अपने पास सीखोगे इंस्टीट्यूट से, ठीक है। व्हाट इज़ प्रीसिज राइटिंग, हाउ टू राइट अ प्रीसिज, फीचर्स, डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रीसिज राइटिंग, ठीक है। अच्छा फिर क्या है, देखो आर्टिकल राइटिंग। आगे चल के तुम अगर इतने फेमस हो गए या तुम्हें ज़रूरत पड़ती है अपनी प्रैक्टिस में, वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट पे तुम अपनी आर्टिकल्स लिखना चाहते हो ऑन डिफरेंट इकोनॉमिक मैटर्स, इनकम टैक्स पे या देश की जीडीपी पे, देश की ग्रोथ पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हो अपनी वेबसाइट्स पे, तो तुम्हें आना चाहिए ना। तो क्या हुआ, आर्टिकल राइटिंग भी सिखा रहे हैं, ठीक है। टाइटल, राइटर्स नेम, बॉडी, इंट्रोडक्शन, मतलब पूरा का पूरा जो भी तुम लोगों ने 11th 12th या उससे पहले छोड़ दिया था, ध्यान नहीं दिया था, हल्के में पढ़ा था, उसको यहाँ पे इंस्टीट्यूट अब पक्का करने आया है। रिपोर्ट राइटिंग, बेटा जब आगे चल के तुम सीए बन जाओगे तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट दोगे कि हाँ एक कंपनी ने ठीक से बनाया है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं बनाया, तो तुम्हें रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए। तो वो यहाँ पे तुम्हें रिपोर्ट राइटिंग भी सिखाएंगे। देखो एक मीटिंग बुलानी हो, बोर्ड मीटिंग बुलानी हो, तो वो कैसे बुलाओगे। अगर तुम्हें एनुअल जनरल मीटिंग बनानी है तो उसके लिए कैसे तुम्हारे को रिपोर्ट फॉर्म करना है, मैगज़ीन के लिए कैसे, न्यूज़पेपर के लिए कैसे, ये सब चीज़ें हम रिपोर्ट राइटिंग में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा फॉर्मल लेटर्स, चिट्ठियाँ तो लिखनी बहुत पड़ेंगी, इनकम टैक्स ऑफिसर्स को लिखनी पड़ेगी, एक कंपनी के डायरेक्टर को लिखनी पड़ेगी, या फिर किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना है तब भी लिखनी पड़ेगी। तो तुम्हें फॉर्मल लेटर्स लिखने पड़ेंगे बहुत। तब जब बहुत लिखने पड़ेंगे तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आना चाहिए। तो देखो सर्कुलर्स, कंप्लेंट्स, मेमोज़, प्रमोशनल कंटेंट, एडवर्टीजमेंट का कंटेंट, सेल्स, रिकवरी या रेमिटेंसेस, तो वो सारी चीज़ें, सारे लेटर्स ये कैसे लिखे जाएंगे, वो सारा फॉर्मेट वगैरह सब यहाँ पे दिया गया। अच्छा देखो मेल्स कैसे लिखनी है, मेल्स कैसे लिखनी है ये भी बता दिया। फॉर्मल ईमेल, याद है स्कूल में सिखाया जाता था फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, तो देखो वही चीज़ आ गया। फॉर्मल मेल कैसे लिखना है, लेटर को ईमेल कर दिया उन्होंने बस। इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए, ईमेल्स के लिए क्या तरीका है, और ईमेल के अंदर क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी मेल्स में भी आ गई। अच्छा आगे चल के कुछ बच्चे हैं जो जॉब करना चाहेंगे तो अपना रेज्यूमे बनाना होगा। आर्टिकलशिप में जाओगे तो आर्टिकलशिप के लिए भी तुम्हें अपना छोटा सा रेज्यूमे बनाना होगा। तो वो रेज्यूमे कैसे बनाओगे, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, नेम एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं, को करिकुलर अचीवमेंट्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंडेड, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना। रेज्यूमे में तुम्हें ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेबल, कैसे तुम्हारा रेज्यूमे बाकी सारे रेज्यूमे से आउटस्टैंड कर जाए, सब यहाँ पे हम सीखेंगे। देखो राइटिंग टिप्स एंड कन्वेंशंस, ठीक। मीटिंग्स बुलानी होगी, डिस्कस किया था मैंने। नोटिस कैसे बनाते हैं, मीटिंग बुलाने का जो नोटिस होता है। एजेंडा, मीटिंग अगर बुला रहे हैं तो लोगों को बताना पड़ता है कि क्यों बुला रहे हैं, डिस्कस क्या करना है, तो वो एजेंडा कैसे बनाना है। ड्राफ्टिंग द मिनट्स, मीटिंग ख़त्म हो गई, मीटिंग में क्या क्या डिसाइड हुआ उसको कहते हैं मिनट्स बनाना उनका। हर मिनट टू मिनट क्या डिसाइड हुआ तो वो मिनट्स बनाना। एक्शन टेकन रिपोर्ट, लास्ट में क्या एक्शन लिया गया उसके ऊपर भी रिपोर्ट बनानी हमारे को पड़ेगी, ठीक है। तो देखो बहुत डिटेल में इंस्टीट्यूट चाह रहा है कि तुम अपने आप को प्रोफेशनल बनाओ, इंग्लिश में फ्लुएंट बनाओ, क्योंकि देखो क्या है आगे चल के तुम्हारी इंग्लिश काफ़ी जगह पे काम आएगी। पहली बात तो तुम्हें एग्ज़ाम में जो तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर है उसको रीड करने में आएगा। अगर तुम्हारा एग्ज़ाम पेपर ठीक नहीं गया, अगर तुम एग्ज़ाम में सेंटेंसेस रीड नहीं कर पा रहे हो तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, मैं तुम्हारे को इतना फ्लुएंट कर दूंगा कि तुम पेपर भी अपना आसानी से समझ सकते हो और आगे चल के अपने प्रोफेशनल करियर में इसको यूज़ कर पाओगे। जो इंग्लिश हमने यहाँ पे इम्प्रूव उन्होंने करने की कोशिश की है, ठीक है। तो बच्चों ये रहेगा तुम्हारा लॉ एंड
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का सिलेबस, ठीक है। डिटेल में तो तुम्हें ये जब पढ़ना शुरू करोगे तब पता चलेगा, बट एक ओवरव्यू तुम्हारे को ये मिल गया कि सिलेबस में क्या क्या होगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोगों ने अकाउंट्स के बारे में भी डिटेल वीडियो बनाई है, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के बारे में बनाई है, और हम लोगों ने आपका जो मैथ्स है, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल वीडियो बनाई है। प्लीज़ डू चेक आउट दैट वीडियो, एंड जिसको नहीं पता है प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करना। ओके, थैंक यू सो मच।